होगा अप काउंटर टाइप डीएसी, जिसे हम बोलते हैं डिजिटल रैंप, सॉरी डीएसी नहीं एडीसी, डिजिटल रैंप एडीसी। उसके बाद हमारा रहेगा दूसरा क्या रहेगा, अप डाउन काउंटर टाइप एडीसी, अप डाउन काउंटर टाइप एडीसी या ट्रैकिंग एडीसी या सर्वो एडीसी, इस मतलब इन नामों से जानते हैं। ये दो एडीसी हम आप वेलकम वंस अगेन इन वॉली नॉलेज यूट्यूब चैनल। तो गाइज आ गए हम अपने डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की न्यू क्लास में, जिसमें हम आपको पढ़ाएंगे एडीसी, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर। एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर बनाने के लिए हमें किसका यूज करना पड़ता है, डीएसी का। किसका यूज करना पड़ता है, डीएसी का। तो हम आपको यहाँ पर एडीसी बना के दिखाते हैं, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर। तो इसका हम सबसे पहले क्या करेंगे, डायग्राम बना के दिखाएंगे। तो इसमें क्या होता है, ओपैम्प यूज किया जाता है। ओपैम्प का कौन सा कॉन्फ़िगरेशन यूज किया जाएगा, ओपन लूप कॉन्फ़िगरेशन यूज किया जाएगा। ओपैम्प ऑपरेशनल एम्पलीफायर, जिसका ओपैम्प का हमने बताया था, ओपन लूप कॉन्फ़िगरेशन में क्या होता है कि इस पर दो वोल्टेज अप्लाई किए जाते हैं इनके इनपुट पर। इनमें जो बड़ा होता है, मतलब अगर ये पॉजिटिव वाला वोल्टेज बड़ा हो गया, इन दोनों में कंपेरिजन किया जाता है। अगर ये पॉजिटिव वाला वोल्टेज बड़ा हो गया तो यहाँ पर अप्लाई होने वाला जो वी सेट वोल्टेज आता है वो प्राप्त होता है आउटपुट पर। अगर ये निगेटिव वाला वोल्टेज बड़ा हो गया, निगेटिव वाले इनपुट पर जो अप्लाई करेंगे वोल्टेज, तो यहाँ पर आउटपुट क्या प्राप्त होगा, जो यहाँ पर माइनस वी सेट वोल्ट पावर सप्लाई अप्लाई किए रहेंगे वो आउटपुट के रूप में प्राप्त होता है। ओके, अगर इसको आपको क्लियरली जानना है तो आपको बाइनरी बेट रजिस्टर टाइप में एडीसी में इसका पूरा मतलब सिंपल में इसकी वर्किंग पूरा बताई गई। तो आप वहाँ जाकर क्या कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो हम चलते हैं अपने इस डायग्राम की तरफ। तो हमें क्या करना है, बनाना है एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर। एनालॉग से हमें कैसे डिजिटल में कन्वर्ट करना है। ओके, तो ये हमारा हो गया, इसका आउटपुट हो गया जो कि क्लॉक में लग गया। क्लॉक के बाद हम यहाँ लगाएंगे एक 8 बिट काउंटर। क्या लगाएंगे, 8 बिट अप काउंटर लगाएंगे। 8 बिट अप काउंटर। तो हमारा जो होता है डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर, वो क्या होता है, वो 4 प्रकार से होता है। इसका हम नाम बताने को आपको भूल गए। तो हमारा होगा क्या, एक होगा अप काउंटर टाइप डीएसी, जिसे हम बोलते हैं डिजिटल रैंप, सॉरी डीएसी नहीं एडीसी, डिजिटल रैंप एडीसी। उसके बाद हमारा रहेगा दूसरा क्या रहेगा, अप डाउन काउंटर टाइप एडीसी, अप डाउन काउंटर टाइप एडीसी या ट्रैकिंग एडीसी या सर्वो एडीसी, इस मतलब इन नामों से जानते हैं। ये दो एडीसी हम आपको यहाँ पर पढ़ाएंगे, उसके बाद आगे नाम बताया जाएगा। ओके, ये हमने 8 बिट अप काउंटर लिया है। इस काउंटर में क्या होंगे, हमारे 8 बिट होंगे। तो इस 8 बिट को हम क्या करेंगे, यहाँ से हम बना लेते हैं 8 आउटपुट। ये हमारे कितने हो गए, 3 3 6, ये क्या हो गए, हमारे 8 आउटपुट हो गए। अब इसे हम क्या करेंगे, एक यहाँ पर लगाएंगे डीएसी, क्या करेंगे, एक लगाएंगे डीएसी, डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर। अब ये क्या करेगा, यहाँ से जो 8 इनपुट पाएगा हमारे काउंटर का, उसे क्या करेगा, उससे एनालॉग आउटपुट देगा, उसे कन्वर्ट करेगा किसमें, एनालॉग आउटपुट में। उसके बाद एनालॉग आउटपुट यहाँ पर जाके कंपैरिजन करेगा। तो यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, मान लीजिए V1 लगाएंगे। क्या लगाएंगे, V1। अगर हम यहाँ पर इनपुट V1 लगाए और यहाँ पर V रेफरेंस, तो ये क्या होगा कि जो हमारा बनाया जा रहा है एडीसी कैसे वर्क करेगा, इसकी वर्किंग देखते हैं। एडीसी कैसे वर्क करता है, यहाँ पर जो हमने एनालॉग इनपुट लगाया है, वो एनालॉग इनपुट क्या करेगा, यहाँ से जैसे अभी हमारा काउंटर जब स्टार्टिंग में क्या है, सब 0 है। क्या है, स्टार्टिंग में यहाँ एक कंट्रोल यूनिट भी रहता है। कंट्रोल यूनिट रहता है, वो क्या रहता है, यहाँ से जुड़ा रहता है सीधा, किधर से, इसका जो ऑपरेशनल एम्पलीफायर का आउटपुट है उससे कंट्रोल यूनिट जुड़ा रहेगा। और कंट्रोल यूनिट क्या करता है, यहाँ पर एक हमारा 8 बिट का क्या रहता है, रजिस्टर भी रहता है। क्या रहता है, 8 बिट का रजिस्टर रहता है, जो कि क्या करता है, हमारे इस आउटपुट को सेव करता है। तो यहाँ पर 8 बिट का जो रजिस्टर है उसे हम कनेक्ट कर देते हैं यहाँ काउंटर के आउटपुट से। अभी हम बताएंगे इसकी वर्किंग कैसे होती है। तो हमने क्या किया, कनेक्ट कर दिया 8 बिट रजिस्टर को, और कंट्रोल यूनिट इसे कंट्रोल करता है 8 बिट रजिस्टर को। ओके, तो जैसे ही हमारा जब ये क्या हुआ, सब ऑफ है, ऑफ होने पर काउंटर 0 पर होगा। काउंटर जब 0 पर होगा तो ये हमारा जो डीएसी है, इसका आउटपुट क्या होगा, 0 वोल्टेज होगा। 0 वोल्ट मतलब यहाँ पर 0 पहुँच। जैसे हमने यहाँ पर क्या लगाया, कोई एनालॉग इनपुट लगाया, तो अभी तो यहाँ पर 0 है। एनालॉग इनपुट क्या होगा, मतलब V1 बड़ा है। तो हमने बताया था कि जो हमारा ओपैम्प है, अगर उसमें ये मान लीजिए क्या है,
V1 है और ये V रेफरेंस है। तो अगर क्या होगा, V1 बड़ा होगा किससे, V रेफरेंस से, तो आउटपुट हमें क्या मिलेगा, V1 मतलब पॉजिटिव वाला बड़ा है, तो यहाँ पर आउटपुट जो मिलेगा वो हमारा क्या रहेगा, पॉजिटिव V सेचुरेशन। इसे हम क्या मान सकते हैं, अगर हम इसका रिप्रेजेंटेशन मान लें 1 से कर रहे हैं, 1 से, और ये अगर हमारा क्या हो गया, कब V रेफरेंस बड़ा हो गया इससे V1 से, तो हमारा क्या होगा, माइनस V सेट प्राप्त होगा। इसका हम क्या करेंगे, रिप्रेजेंटेशन 0 से करेंगे। ओके, तो ये दोनों कंडीशन हमारे जब बनेंगे तब इसका इस पे आउटपुट प्राप्त होगा। ओके, तो अभी जब हमारा प्रारंभ में मतलब स्टार्टिंग होगी तो ये V1 बड़ा रहेगा, V1 बड़ा रहेगा V रेफरेंस से, क्योंकि यहाँ कोई आउटपुट नहीं है तो आउटपुट 0 जाएगा। लेकिन ये अनलॉग आउटपुट कुछ यहाँ पर अप्लाई किया गया, तो यहाँ पर आउटपुट क्या मिल रहा है, यहाँ पर देखिए जब हमारा क्या है, V1 बड़ा हो गया V रेफरेंस से, तो आउटपुट 1 मिलेगा V सेट। तो इस 1 से क्या होगा, यहाँ पर जब 1 आएगा तो यहाँ से क्लॉक पल्स पास होने लगेगा इस एंड गेट से। जब इसका एक इनपुट 1 हुआ तो यहाँ से क्लॉक पल्स पास होने लगेगा। जैसे ही क्लॉक पल्स पास होगा, ये हमारा 8 बिट अप काउंटर क्या करेगा, काउंटिंग स्टार्ट कर देगा। काउंटिंग स्टार्ट करते ही ये क्या करेगा, जैसे अभी सभी आउटपुट इसके 0 0 पर होंगे, जब जाएगा 1 पर क्या होगा, इसका सभी आउटपुट जब 0 से 1 पे पहुँचेगा तो यहाँ कुछ आउटपुट मिलेगा किसका, DAC का, क्योंकि DAC का जब इनपुट होगा कुछ आगे बढ़ेगा तो ये आउटपुट देगा। तो जब आउटपुट देगा तो ये आउटपुट रहेगा, अगर इससे बड़ा हुआ V1 से क्या हो गया, अगर आउटपुट ये बड़ा हुआ तब तो ये काउंटर क्या यहाँ पर 0 जाएगा, क्या होगा, 0 जाएगा। अगर ये V रेफरेंस फिर से छोटा हो गया, मतलब जब यहाँ पर काउंटर 1 काउंट किया उसके बाद भी ये V रेफरेंस छोटा हो गया, तब फिर से क्या करेगा, काउंटर यहाँ पर जब छोटा हो गया V रेफरेंस तो क्या होगा, फिर से ये 1 जाएगा। यहाँ पर 1 जाते ही ये क्लॉक पल्स पास होगी, फिर से काउंटर 1 से क्या करेगा, ऊपर तरफ काउंट करेगा 2 पे काउंट करेगा। तो 2 से जब काउंट करेगा तो यहाँ पर V रेफरेंस आएगा। अगर 2 पर काउंट करने के बाद V रेफरेंस छोटा है तो फिर से यहाँ पर 1 जाएगा, और ऐसे काउंटर अब करता रहेगा, करता जाएगा। जैसे ही हमारा V रेफरेंस क्या होगा, बड़ा होगा किससे, V1 से, जैसे ही V रेफरेंस एक ऐसी काउंटर की एक ऐसी काउंटिंग आएगी जिस पर DAC का आउटपुट V रेफरेंस क्या होगा, V1 से बड़ा हो जाएगा। जब DAC का आउटपुट V रेफरेंस बड़ा होगा V1 से, तुरंत ये आउटपुट क्या देगा, ऑप एम्प 0 देगा। जैसे ही ऑप एम्प ने अपना आउटपुट 0 दिया, यहाँ से क्लॉक जाना बंद हो गया। क्लॉक बंद हो गया तो क्या हुआ, काउंटर स्टॉप हो जाएगा। काउंटर के स्टॉप होने से यहाँ पर काउंटिंग रुक जाएगी। काउंटिंग जहाँ पर रुकी, ये तुरंत जैसे ही ओप एम्प ने 0 आउटपुट दिया, कंट्रोल यूनिट ने क्या किया, मतलब कंट्रोल यूनिट एक्टिव हो गया। कंट्रोल यूनिट एक्टिव होने से क्या हुआ कि इसने यहाँ पर जो लगाया हमने 8 बिट रजिस्टर, इसे क्या किया, इनेबल कर दिया। 8 बिट रजिस्टर को जैसे ही इनेबल किया, इसकी काउंटिंग जिस पर रुकी थी वो वाला आउटपुट जाके यहाँ पर सेव हो जाएगा। वो वाला आउटपुट यहाँ पर रजिस्टर में क्या हुआ, सेव हो गया। उसके बाद क्या होगा, कंट्रोल यूनिट फिर से काउंटर को क्या करेगा, रीसेट कर देगा। क्या करेगा, रीसेट कर देगा यहाँ से सिग्नल भेज के, और ये हमारा DAC मतलब फिर से काउंटर कहाँ पर चला जाएगा, 0 पर, और DAC का आउटपुट फिर से 0 हो जाएगा। और जो आउटपुट मतलब हमारा क्या हुआ, जैसे ही हमारा V रेफरेंस बड़ा हो गया था, मतलब आउटपुट ये DAC का आउटपुट V रेफरेंस जैसे ही बड़ा हुआ था V1 से, वो वाला आउटपुट क्या है, वो मतलब काउंटर के उस आउटपुट पर जिस आउटपुट पर ये V रेफरेंस बड़ा हुआ था, वो आउटपुट यहाँ पर सेव हो गया है। अब हमें पता चल गया कि ये एनालॉग इनपुट जो हमने अप्लाई किया था, उस मतलब उसका बाइनरी जो होगा, सॉरी उसका बाइनरी आउटपुट क्या होगा, इतना होगा जो रजिस्टर में सेव रहेगा। तो इसका हम क्या करते हैं, एक बार ग्राफ बनाते हैं, तो ग्राफ से आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। मान लीजिए हमारा क्या हो गया, ये एनालॉग इनपुट हो गया। कौन सा इनपुट हो गया, एनालॉग। तो जब हमारा एनालॉग इनपुट हमने V1, मान लीजिए क्या हुआ, V1 एनालॉग इनपुट जो हमने अप्लाई किया, तो यहाँ पर हमारा क्या होगा, DAC जो हमने लगाया उसका आउटपुट बढ़ना शुरू हो जाएगा। क्योंकि जब तक हमारा DAC का आउटपुट क्या होगा, एनालॉग इनपुट से बड़ा नहीं होगा, तब तक ये रुकेगा नहीं, तब तक ऐसे काउंटर क्या करता रहेगा, आप काउंटिंग करता रहेगा, और DAC अपना आउटपुट बढ़ाता रहेगा। तो ये DAC हमारा क्या किया, यहाँ पहुँच गया। जैसे ही एनालॉग आउटपुट से
एनालॉग इनपुट से जो V1 पर अप्लाई किए हैं उससे क्या होगा, ये हमारा DAC का आउटपुट बड़ा होगा। तुरंत क्या होगा, ये हमारा ऑप एम्प आउटपुट अपना 0 देगा और हमारा काउंटर रीसेट हो जाएगा। काउंटर के रीसेट होने से काउंटर का आउटपुट कहाँ पर आ जाएगा, 0 पर। और काउंटर का आउटपुट अगर 0 पर आया तो हमारा DAC भी क्या हो जाएगा, DAC का भी रेफरेंस जो आउटपुट है वो 0 हो जाए। उसके 0 होते ही फिर से हमारा क्या होगा, फिर से काउंटिंग, उसके 0 होते ही फिर से काउंटिंग स्टार्ट होगी। इस प्रकार से ये काउंटिंग हमारी क्या होगी, चलेगी। और जैसे ही हमारा क्या होगा, फिर से बड़ा हुआ भी रेफरेंस किससे, V1 से, फिर से हमारा आउटपुट 0 हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमारी काउंटिंग चलती रहेगी। तो ये हमारा क्या हो गया, हमारा ये ऐसी काउंटिंग होती है। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम आ जाती है कि हमारा जो काउंटिंग होता है जब यहाँ पर पहुँचता है तो ये फिर से क्या होता है, 0 पर चला जाता है। कहाँ पर चला जाता है, जैसे ही हमारा भी रेफरेंस बड़ा होता है V1 से, तुरंत ये 0 पर चला जाता है। और ये 0 पर जब जाता है ना, तो ये हमारी मेन प्रॉब्लम हो जाती है कि फिर से जब इसे ट्रैक करना होता है तो इतने को नहीं ट्रैक कर पाता। क्या करता है, इतना एनालॉग इनपुट वही से क्या करता है, क्रॉस कर देता है। क्या करता है, ये इसे क्रॉस करके अब फिर से यहाँ से दूसरा इनपुट ट्रैक करेगा डिजिटल का। तो ये प्रॉब्लम आ जाती है। और ये प्रॉब्लम क्या होती है, 0 के हो जाने से, मतलब जब 0 पर चला जाता है तब ये प्रॉब्लम आती है। तो इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए क्या हुआ था, ये जो हमारा अभी तक हमने पढ़ा था क्या, रैम्प टाइप एडीसी कह सकते हैं, या अप काउंटर टाइप एडीसी। ये क्या था, अप काउंटर टाइप एडीसी था। इसमें ये प्रॉब्लम आ जाने के कारण इसको हम क्या करते हैं, यूज नहीं करते। तो हम क्या बनाते हैं इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए, अप डाउन काउंटर। कौन सा, अप डाउन काउंटर कह सकते हैं, काउंटर टाइप एडीसी या ट्रैकिंग एडीसी, या उसे कह सकते हैं सर्वो एडीसी। ये हम बनाते हैं क्या, ट्रैकिंग एडीसी, क्या बनाएंगे, ट्रैकिंग एडीसी बनाएंगे या सर्वो एडीसी। तो क्या होती है, इस प्रॉब्लम को दूर कैसे कर सकते हैं हम बताएंगे। लेकिन उससे पहले हम आपको जब बता देते हैं इसका कन्वर्जन टाइम, जो कि हमारा क्या होता है एग्जाम में ज़्यादा पूछा जाता है। इसकी वर्किंग नहीं पूछी जाती है, वर्किंग पूछना बहुत ही इम्पॉसिबल है। पूछ भी सकते हैं लेकिन हमें तो लगता है ऐसे पूछा नहीं जाता कि तो इसमें क्या पूछा जाएगा, कन्वर्जन टाइम पूछ लिया जा सकता है। जैसे कन्वर्जन टाइम क्या होगा, मतलब जो हमारा एनालॉग इनपुट दिया गया उसको हमें क्या करना है, अगर डिजिटल में कन्वर्ट करना है कितना टाइम लगेगा। तो कन्वर्जन टाइम, जैसे मान लीजिए हमारा क्या हुआ, ये काउंटर क्या है, 8 बिट का, कितना है, 8 बिट का। तो इसको क्या करना है, अगर 8 बिट से कितने आउटपुट प्राप्त हो सकते हैं, 2 पावर 8। मतलब क्या हुआ कि अगर हमारा ये काउंटर n बिट का होता तो कितने आउटपुट प्राप्त किए जा सकते हैं, 2 पावर n माइनस 1, सॉरी 2 पावर n माइनस 1 तक हमें क्या होते हैं, आउटपुट मिलते हैं। और यहाँ पर 2 पावर n माइनस 1 तक। ओके, तो मतलब क्या हुआ कि इतना आउटपुट मिलने में कितने क्लॉक पल्स लगते हैं, n-1 क्लॉक पल्स लगते। कितनी, n-1 क्लॉक पल्स, अरे n क्लॉक पल्स लगते। यहाँ पर कितने लगते, n क्लॉक पल्स लगते। तो मतलब क्या हुआ कि अगर हमें 2 पावर n-1 तक पहुँचना है तो इसके लिए हमारा जो होगा 2 पावर n-1 जो है उतने क्या होंगे, क्लॉक पल्स लगेंगे। ओके, तो ये क्या हो गया, हमारा मैक्सिमम हो गया। मैक्सिमम क्या हो गया, कन्वर्जन टाइम हो गया। मैक्सिमम कन्वर्जन टाइम कितना हुआ हमारा, 2 पावर n-1, 2 पावर n-1। ये n में माइनस नहीं किया गया है, सॉरी, ये हमारा 2 पावर n-1 है, ना कि आप सोचो जो इसके पावर में n लगाया गया, पावर वाला n में माइनस नहीं है। ओके, तो ये हमारा क्या हो गया, मैक्सिमम हो गया कन्वर्जन टाइम। मतलब हम मैक्सिमम कन्वर्जन टाइम कितना लेंगे। उसके बाद मिनिमम कन्वर्जन टाइम क्या होगा, 1 क्लॉक पल्स, 1 क्या होगा, 1 क्लॉक पल्स लगेंगे मिनिमम कन्वर्जन में। मतलब जैसे हमें क्या करना है, अगर मैक्सिमम कन्वर्जन करेंगे कितना भी मैक्सिमम, तो क्या होगा, जितना आउटपुट रहेगा उतने तक तो ही जाएगा। जैसे मतलब जितने बिट का हमारा काउंटर रहेगा उसका जो आउटपुट मिलता है उतने तक तो ही आउटपुट जा सकता है। इस प्रकार से मैक्सिमम कन्वर्जन टाइम इतना हुआ, मिनिमम इतना हुआ। उसके बाद क्या होता है, हमारा एक ऐसे क्वेश्चन आता है, इस पर पूछ सकते, ये जो इसका कन्वर्जन टाइम होता है ना, उसमें इनपुट वोल्टेज पर डिपेंड करता है, क्लॉक सिग्नल।
एनालॉग सिग्नल पर डिपेंड करता है इसका कन्वर्जन टाइम। तो अगर हमारा एनालॉग सिग्नल अभी ऐसे जाके आगे छोटा हो गया तो ये कन्वर्जन टाइम क्या होगा, हमारा छोटा हो जाएगा, क्योंकि ये कम टाइम में ही हमारा क्या करेगा, ये जो DAC है इसका आउटपुट पहुंच जाएगा। तो कम टाइम में पहुंच जाएगा, मतलब क्या हुआ कि इसका हमारा जो कन्वर्जन टाइम है, कन्वर्जन टाइम किस पे डिपेंड कर रहा है, कन्वर्जन टाइम हमारा डिपेंड कर रहा है किस पे, इसमें जो अप्लाई किया गया है इनपुट V1, मतलब हमारा ये V1 क्या है, एनालॉग इनपुट है ना, तो मतलब जो कन्वर्जन टाइम है ये किस पे डिपेंड कर रहा है, मतलब एनालॉग इनपुट पर, तो इसके प्रोपोर्शनल है। तो एक क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है कि हमारा अगर हमने 5 वोल्ट का इनपुट सिग्नल अप्लाई किया, 5 वोल्ट का इनपुट सिग्नल अप्लाई किया, अगर 5 वोल्ट का इनपुट सिग्नल अप्लाई करने से हमारा क्या हुआ कि 2 सेकंड हमें लगा है क्या कन्वर्जन करने में इसे डिजिटल में। तो क्या करेंगे, अगर 2.5 वोल्ट का हम इनपुट अप्लाई करते हैं तो कितना टाइम लगेगा, तो उसके लिए हमारा क्या होगा, टाइम सीधा 1/t मतलब हाफ हो जाएगा, मतलब 1 सेकेंड हो जाएगा। ये क्या होता है कि हमारा, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं एक फार्मूले के जैसे, क्या होगा इसमें वोल्टेज जो अप्लाई किए हैं वो इक्वल टू मतलब T2/T1, मतलब क्या हुआ, ये हमारा फार्मूला है कि हमने जब ये वोल्टेज अप्लाई किया इतना टाइम लगा, तो ये वोल्टेज अप्लाई करेंगे तो इतना टाइम लगेगा, ये इक्वल हो जाएगा। ओके, तो इस प्रकार से हमारा क्या होता है, इसमें एक ड्रॉबैक होता है कि हमारा कंटिन्यूस 0 पर जाता रहता है एक बार ट्रैक करने के बाद, तो इसीलिए ये ड्रॉबैक को दूर करने के लिए हम अप डाउन काउंटर लगाएंगे। तो अप डाउन काउंटर वाला हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बना के दिखाएंगे। थैंक यू दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम जल्दी।